आज हम अपने फलनों के प्रकार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और कुछ फलनों को, महत्वपूर्ण फलनों को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उनका रेंज और डोमेन कैसा होता है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो सकें। अब हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो टाइप है यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन के बाद, वो है हमारा अचर फलन। क्या है? अचर फलन। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं कांस्टेंट फलन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब देखते हैं ये होता क्या है। अगर कांस्टेंट फंक्शन कहीं भी लिखा रहेगा, वो इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, एफ एक्स इक्वल के के फॉर्म में, या एफ एक्स इक्वल सी के फॉर्म में, या लिखा रहेगा y बराबर सी, जैसे कि y बराबर 1 लिखा रहेगा, y बराबर 2 लिखा रहेगा, y बराबर 3 लिखा रहेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा एफ एक्स बराबर 1, एफ एक्स बराबर 2, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो इसका मतलब इधर वाला जो टर्म है, राइट हैंड साइड वाला, वो कांस्टेंट के अलावा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे को हम कैसे खींचेंगे देखते हैं। यक्स का मान आप इसमें कुछ भी रखो, आएगा 3 ही आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 1 ही। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स इक्वल के यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के। अगर के है, अगर सी होगा तो सी होगा। ये y बराबर सी है हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो कितना है? सी है, कांस्टेंट। ठीक, आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, चाहे जो पुट करो, हर केस में जो हमारा वैल्यू है वो कितना हमें मिलेगा? सी ही प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है? अचर फलन है कि x का आप मान कुछ भी रखते चले जाओ, जो y का मान है, जो फलन का मान है, वो हमेशा नियत होगा, अचर होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा। हर केस में सेम ही मान हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा जाए अचर फलन बहु एकेकी है या एकेकी है, तो हम क्या बोलेंगे? बहु एकेकी है। इसके इनफाइनाइट मानों के लिए जो y का मान हमें मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है हर जगह पे, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? बहु एकेकी हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें जो डोमेन है इसका, वो क्या होगा? डोमेन, प्रांत। प्रांत तो हमारा रियल नंबर होगा, लेकिन जो रेंज है हमारा, रेंज वो हमारा होगा कितना? c, मजले ब्रैकेट में। मजले ब्रैकेट में c को शामिल करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ c होगा। क्या होगा? अगर k है यहाँ पे तो k हो जाएगा। कहने का मतलब वही कांस्टेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे तत्समक फलन के बारे में। किसके बारे में बात किया जाएगा? तत्समक फलन के बारे में। देखिए, तत्समक फलन, तत्समक फलन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये आप सब जानते होंगे, बहुत आसान है, बस नाम ये नहीं पता होगा। इसे यही कहा जाता है y इक्वल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर y इक्वल एक्स का हम ग्राफ देखेंगे तो वही कहलाता है क्या? तत्समक फलन का ग्राफ। या तो y इक्वल एक्स लिखोगे, या तो हम y को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल एक्स कहने का मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें जो मान x का है वही मान y का आना चाहिए। अगर x इक्वल 1 पुट कर रहा हूं तो y भी 1 आएगा, x इक्वल 2 रख रहा हूं तो y भी 2 ही आएगा। तो ये सीधा सीधा हम खींच देते हैं इस ग्राफ को। ये बिल्कुल एकदम ऐसे होगा सिमेट्री में, और ये जो एंगल हमारा ये कितना हो जाएगा? 45। ये भी हमारा हो जाएगा 45। ये है हमारा y इक्वल एक्स का ग्राफ। अब जब मैं तत्समक फलन का ये ग्राफ बता ही रहा हूं, तो यहाँ पे y इक्वल माइनस एक्स का भी ग्राफ बता देता हूं आपको। y इक्वल माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है यहाँ पे। ठीक है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये ग्राफ जो है इसका एक और एस्पेक्ट है समझने का। कैसे? इसकी तुलना हम करते हैं y इक्वल एम एक्स से। किससे करेंगे? y इक्वल एम एक्स प्लस सी से करते हैं। ये क्या होता है? ये रेखा का एक प्रकार है, लाइन का एक प्रकार है इक्वेशन का, जहाँ पे m जो है वो हमारा स्लोप है। क्या है? स्लोप है tan थीटा, और जो हमारा c है वो y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है रेखा के द्वारा। तो अगर ये रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है, किससे होकर जा रही है? मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो इसका मतलब वो कोई अंतःखंड काटेगी नहीं। तो इसका मतलब y इक्वल एम एक्स प्रकार का वो रेखा होगा। मूल बिंदु से वो ऐसे 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 कैसे भी जा सकती है ना, या इधर से जा सकती है। अब निर्भर करता है कि हमारा यम क्या है। यहाँ पे y इक्वल एक्स दिया है, y इक्वल एक्स से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो यम का जो मान है वो कितना आएगा? 1। कहने का मतलब ये है कि tan थीटा हमारा हो जाएगा 1, मतलब कि थीटा हो जाएगा हमारा कितना? 45 डिग्री। मतलब हमें उस रेखा का समीकरण खींचना है जो कि मूल बिंदु से जाते हुए एक्स अक्ष की धन दिशा से 45 अंश का क्या बनाए? कोण बनाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम y इक्वल एक्स खींच दिए। ऐसे y इक्वल माइनस एक्स के केस में क्या होता है?
y इक्वल माइनस एक्स वाले केस में होगा, यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 135 डिग्री। तो रेखा ऐसे जाएगी, क्यों? क्योंकि ये 45 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये एक्स की धन दिशा से जो पूरा कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है? 135 डिग्री बना रहा है, तो इसीलिए ये रेखा ऐसे जाती है। ठीक है, सही मायने में ग्राफ का पूरा एक बुक ही है। अगर मैं सब एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा कि किस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो उसका पूरा सिंगल से एक मोटा सा बुक आता है तो वो सब बाद में किया जाएगा, अभी फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं है। वो चीजें जे एडवांस में काम आएंगी, है ना, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब तत्समक फलन का जो रेंज है, डोमेन है, वो क्या होगा? देखिए, वैल्यू आप जो पुट कर रहे हैं हमें मिल वही रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डोमेन तो हमारा क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और अगर डोमेन रियल नंबर है तो हमारा रेंज भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर ही होना चाहिए। ठीक, अब आगे हम अपने अगले फलन के बारे में बात करते हैं। अगला फलन है हमारा रेखीय फलन। कौन सा फलन है? रेखीय फलन, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, रैखिक फलन कह लो या रेखीय फलन कह लो, रैखिक लिख दे रहा हूं, रैखिक फलन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मतलब कि ये जो फलन है वो ax प्लस बी प्रकार का है, ax प्लस बी प्रकार का है। कहने का मतलब इसे और अच्छे से लिखूं तो ये है y इक्वल ax प्लस बी प्रकार का। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये सही सही है y इक्वल mx प्लस सी प्रकार का। ठीक है, अगर कोई अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें अलग अलग शर्तों के लिए 4 रेखाएं संभव है। उन चारों रेखाओं को मैं यहाँ बता दूंगा, बस m की जगह a लिखा है और c की जगह b लिखा है। ठीक है, ये सही सही होगा उसका स्लोप, स्लोप होगा। क्या होगा? ये स्लोप होगा। और ये जो b है हमारा वो है y अंतःखंड, y इंटरसेप्ट जिसे कहा जाता है, y अंतःखंड। ठीक है, ये होगा। अब देखते हैं ग्राफ कैसे खींचा जाएगा इसका अच्छे से। y इक्वल ax प्लस बी में अगर a ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 का होने का मतलब ये है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब tan थीटा का मान धनात्मक है। tan थीटा धनात्मक तभी आएगा जब वो 90 से छोटा हो उसका एंगल, थीटा 90 से जब छोटा होगा तभी वो धनात्मक आएगा। और दूसरा चीज यहाँ पे b ग्रेटर देन 0 है, मतलब y अक्ष पे कटा अंतःखंड धनात्मक है, तो इसका मतलब ये रेखा ऐसा कुछ होगा। ये है x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण। ठीक है, जो कि थीटा 90 से कम है, इसीलिए tan थीटा हमारा धनात्मक है। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन, जब a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, दूसरा वाला कंडीशन हम देख लेते हैं। दूसरा शर्त देखेंगे a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0 का। जब a तो धनात्मक है लेकिन हमारा b क्या है? ऋणात्मक है, मतलब नीचे कटेगा अंतःखंड, तो ऐसा कुछ जाएगा। ये जो एंगल है रेखा द्वारा एक्स की धन दिशा से बनाया गया, ये धनात्मक है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री से छोटा है, मतलब tan धनात्मक, इसका स्लोप धनात्मक है। अल्फा मान लेता हूं इससे मैं, अल्फा। ठीक, अब क्या हो जाएगा? b लेस देन 0, यहाँ से यहाँ तक हमारा b है, ये यहाँ से यहाँ तक b हमारा क्या है? b है। ठीक, तो ये रेखा ऐसी हो जाएगी, ऋणात्मक है। और क्या होगा पॉसिबल? और हो जाएगा जब a लेस देन 0 लेकिन b ग्रेटर देन 0, हमारा जो क्या होगा? अंतःखंड होगा वो तो धनात्मक है, मतलब ऊपर कट रहा है, लेकिन a लेस देन 0 होगा, एंगल हमारा स्लोप हमारा ऋणात्मक होगा। स्लोप ऋणात्मक तब होगा जब वो रेखा एक्स की धन दिशा से 90 अंश से ज्यादा का कोण बनाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे खींच दिया जाएगा, ये कोण 90 प्लस होगा हमारा, अल्फा है ना, बाकी यहाँ से यहाँ तक ये b है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगला? जब a लेस देन 0 और b लेस देन 0 हो, ये आखिरी कंडीशन है हमारा। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अभी हमारा ऐसे बच्चा ये वाला a लेस देन 0 होगा, एक्स की धन दिशा से बना कोण 90 से ज्यादा है, और नीचे जो कट कर रहा है वो भी ऋणात्मक है। टोटल ये 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये टोटल पॉसिबिलिटीज है हमारी। अब ये ax प्लस बी में मैंने निपटा दिया, लेकिन सही सही ये क्या लिखा है? ये सही सही लिखा है, ये लिखा है y इक्वल ax प्लस बी, और ये हमारा लिखा है y इक्वल ax माइनस बी, और ये हमारा लिखा है y इक्वल माइनस ax प्लस बी, और ये हमारा लिखा है y इक्वल माइनस ax माइनस बी। तो अगर y इक्वल ax प्लस बी टाइप का है कोई तो ऐसे बनेगा, ax माइनस बी टाइप का है तो ऐसे बनेगा ग्राफ, y इक्वल ax प्लस बी है तो ऐसे बनेगा, माइनस ax प्लस बी है, और y इक्वल माइनस ax माइनस बी है तो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या चाहो तो नोट कर लेना आप इसे बढ़िया कॉपी में अच्छे से।
लेकिन ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ए और बी की जगह आप एम और सी रख के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही है, ठीक। अच्छा, अब इसका डोमेन क्या है हमारा? डोमेन भी हमारा आर है, डोमेन हमारा क्या है? आर, और जो रेंज है हमारा वो भी क्या होगा? आर होगा, ठीक है, आर से आर। इसके बाद हम अपना अगला फंक्शन देखते हैं, क्या होगा? महत्तम पूर्णांक मापांक फलन देखते हैं। कौन सा फलन देखते हैं? मापांक। महत्तम पूर्णांक तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। मापांक फलन, मापांक फलन जिसे कहा जाता है क्या? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ये है। अब मापांक फलन क्या है हमारा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल मॉड x से, या fx कह लो, fx इक्वल मॉड x से, जहां पे मॉड x हमारा क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब कितने लोगों को एब्सोल्यूट का मतलब नहीं पता होगा? एब्सोल्यूट की हिंदी है निरपेक्ष मान। किसका? x का, x का निरपेक्ष मान है, ठीक है। मतलब वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या तो धनात्मक होगा। तो अगर आपको कहीं भी मॉड ऑफ x मिल जाए तो याद रखना मॉड ऑफ x का जो मान है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होता है। मॉड ऑफ x हो या x स्क्वायर हो या x की पावर 4 हो या रूट के अंदर कोई चीज हो यहाँ पे, तो वो भी हमेशा क्या होगा? जैसे रूट के अंदर यहाँ पे fx लिख दिया है तो इसमें fx हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल जीरो होगा। तो ये चीजें जानने वाली हैं, इन्हें बहुत जरूरी है जानना, रेंज निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे fx की जो वैल्यू है वो एक बार x होगी और एक बार माइनस x होगी। कब x होगी? x ग्रेटर देन और इक्वल जीरो के लिए x होगा, और x लेस देन इक्वल जीरो के लिए क्या हो जाएगा हमारा? माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर जो मान है वो ऋणात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक से खुलेगा मॉडुलस, अगर धनात्मक या जीरो तो यहाँ धनात्मक से खुलेगा, ठीक है। जो भी होगा उसे पुट कर दिया जाएगा। जीरो को इसमें भी रख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें भी शिफ्ट कर सकते हैं। इक्वलिटी का जो साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। मेन जो माजरा है वो ग्रेटर देन और लेस देन का है, ठीक। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या होगा? देखिए ये x है प्लस वाला और ये माइनस x वाला। जब x जीरो से बड़ा है तो y इक्वल एक्स बनेगा। y इक्वल एक्स इधर ऐसे बनता था ऐसे, तो जीरो से बड़ा के लिए ऐसे बन रहा है। और जब x से छोटा है तो y इक्वल माइनस एक्स बनेगा। x से छोटे ये सारे मान है यहाँ पे, है ना, तो उसके लिए हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यही हमारा क्या है? ये भी एंगल 45 है और ये भी हमारा क्या है? 45 है। ये दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। यही हमारा y इक्वल मॉड ऑफ x का ग्राफ बन गया मापांक फलन का। इसमें हम पुट तो कुछ भी कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r पुट कर देंगे मॉड ऑफ x में, है ना। लेकिन हमें जो मिलेगा रेंज, रेंज हमारा हमेशा क्या होगा? जीरो से अनंत, जीरो से अनंत होगा। या इसे ऐसे लिख सकते हैं r प्लस यूनियन जीरो, ठीक है। r प्लस यूनियन जीरो, धनात्मक वास्तविक संख्याएं यूनियन जीरो, जीरो के भी मैंने शामिल कर लिया। रेंज इसका ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसे मैं बता रहा हूं तो इसी वक्त थोड़ा सा और बता दूं। y इक्वल मॉड ऑफ x में कि अगर मैंने कहीं लिख दिया है -2 मॉड तो इसका मतलब 2 होगा, वो -3.5 का मॉड तो मतलब 3.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं बताना था मेन बात, तो वो कुछ और है। जैसे y इक्वल मॉड ऑफ x का मैंने ग्राफ खींच दिया, अगर मुझे खींचना हो y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 1 का, y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2 का, y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस a का, y इक्वल मॉड ऑफ x प्लस a का, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो होगा x इक्वल 1 हम देखेंगे कहाँ होगा, यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा हमारा, तो 1 पे खींच दो, ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइन हो जाएगा, ठीक है। सीधे डायरेक्ट खींचना सीखो इससे। y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 2 है तो सबसे पहले अपना एक्सिस बनाओ, यहाँ पे 2 डिनोट करो, y इक्वल x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। x माइनस a है ऐसे ही, यहाँ पे a डिनोट कर दो, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें x माइनस a तक का तो हो गया। अगर हमें x प्लस a का डिनोट करना है, y इक्वल मॉड ऑफ x प्लस a का, तब हम क्या करेंगे? तब हम x इक्वल माइनस a डिनोट करेंगे। यहाँ कहीं माइनस a होगा, इधर साइड बन जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। या y इक्वल x प्लस मॉड ऑफ 2 का निकालेंगे अगर हम ग्राफ बनाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें आपको बार बार y इक्वल एक्स माइनस एक्स ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऐसे ही ड्रा हो जाएगा, जिसमें से ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो हो जाएगा धनात्मक वाला y इक्वल एक्स प्लस 2, और इधर वाला जो ग्राफ है वो हो जाएगा ऋणात्मक वाला y इक्वल एक्स माइनस 2। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। चलो अब इसे कट करते हैं, आगे देखते हैं हम अपना। मापांक फलन के बाद आता है इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन, सिग्नम फलन। कैसा फलन आता है? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन या सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये होगा। अच्छा, y इक्वल एफ एक्स इक्वल क्या होता है सिग्नम फंक्शन का? ये होता है मॉड ऑफ x अपान एक्स, जब x 0 के इक्वल नहीं है, और 0 होगा जब x इक्वल 0 है। इसे दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है क्या? x अपान मॉड ऑफ x, यहाँ 0, यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा 0। अगर इसे थोड़ा और एलिब्रेट करें हम, क्या मिलेगा हमें? देखते हैं। मॉड ऑफ x अपान x है, तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड धनात्मक खुलेगा, x अपान x होगा, कट जाएगा तो आएगा 1। जब x इक्वल 0 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और जब x लेस देन 0 होगा तो यहाँ माइनस एक्स से खुलेगा, माइनस एक्स अपान एक्स, कट जाएगा, आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्नम फलन का जो मान है x से बड़े वैल्यू के लिए 1 होगा, x के इक्वल के लिए अगर x 0 से इक्वल है तो वो 0 होगा, 0 से बड़े वैल्यू के लिए 1 होगा, 0 से छोटे वैल्यू के लिए क्या होगा? -1 होगा। इसका हम अगर ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, देखते हैं। ठीक, x से बड़े मान के लिए y इक्वल 1 होगा, x से छोटे मान 0 से छोटे मान के लिए हमारा क्या हो जाएगा? y इक्वल -1, और 0 के लिए हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा सिग्नम फलन का क्या है? ग्राफ है। तो अगर हम इसके डोमेन का बात करें, डोमेन, तो उसमें तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा हमारा। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर होगा। और अगर हम रेंज का बात करें इसमें, तो रेंज में हमें 3 ही मान मिल रहा है, एक तो -1, एक 0 और एक 1 मिल रहा है। मजली ब्रैकेट में इन्हीं तीनों मानों को मैंने लिख दिया, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मानों की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इनके बीच में जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन, जो कि बहुत ही प्यारा फंक्शन है। ठीक, बहुत कम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें पूरा कवर करना अच्छे से। ठीक है, अगला अपना देखते हैं हम। अगला देखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। क्या देखेंगे? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, जिसे एक चीज और कहा जाता है पद फलन। इंग्लिश में से कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन, और एक नाम है इसका, बहुत फेमस फंक्शन है इंग्लिश में ही, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? y इक्वल एफ एक्स रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, बड़े कोष्ठक से, बड़े ब्रैकेट से लिखा जाएगा। जहां पे ये महत्तम पूर्णांक फलन का काम करेगा वहां पे लिखा जाएगा जहां इतना रिप्रेजेंट करता है महत्तम पूर्णांक फलन को, उसे समझेंगे हम। इसका जो मान है बेटा हमेशा क्या होता है? इसका मान हमेशा x से क्या होगा? छोटा होगा, छोटा या बराबर। ठीक है, इसका मान हमेशा x से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। बराबर किस शर्त में होगा? जब x इंटीजर हो जाए, और छोटा कब होगा? जब x का मान इंटीजर के अलावा कुछ भी हो, है ना, सामान्यतः ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं इन चीजों को। ये धनात्मक के केस में है, सही सही वास्तव में। चलो अभी इसे हम मिटा ही देते हैं, बाद में देखेंगे इसे क्या है क्या नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम कुछ भी पुट करें। जैसे अगर हम -1 से 0 तक की बात करें, -1 से 0 तक की बात करें, -1 से बड़ा और 0 से छोटा अगर कोई है, ठीक है, तो हमारा जो मान आएगा वो -1 आएगा इसका। अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो जो मान आएगा वो 0 आएगा। अगर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो जो मान आएगा वो 1 आएगा। इसी तरीके से जैसे मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख दिया मैंने -2.3, तो आ जाएगा कितना? -3। उससे ठीक छोटा जो पूर्णांक होगा वही आ जाएगा, है ना, -3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिख दिया -1.2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अगर मैंने लिख दिया -0.4 तो आ जाएगा यहाँ पे कितना? -1। अगर मैंने यहाँ पे
लिख दिया 0.37 तो आ जाएगा 0.37 से ठीक छोटा पूर्णांक हो ना 0 है। अगर मैंने लिख दिया मान लो 1.73 तो आ जाएगा 1। मैंने लिख दिया 1.99 तो भी होगा 1। समझ में आया? ये ठीक छोटा वाला जो पूर्णांक होगा वही हमारा हो जाएगा, है ना। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाएगा ये। ग्राफ जब हम इसका ड्रॉ करेंगे बेटा तो ये आएगा ऐसे, यहाँ 0 से 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, यहाँ हमारा हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। देखो ध्यान से, 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ से 1 के लिए जो वैल्यू है हमारा वो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर हम 1 से 2 मान रखते हैं, 1 से 2 रखता हूँ मान, तो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 2 से 3 रखता हूँ, कितना रखता हूँ? 2 से 3 रखूंगा तो मान 2 आएगा, x का कोई भी मान। अगर मैं 3 से 4 के बीच में रखता हूँ कोई मान तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे हुआ। अच्छा, अगर मैं 0 से -1 के बीच में कोई रखता हूँ तो कितना आएगा? -1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -1 आएगा हमारा। ऐसा कुछ होगा। अगर मैं -1 से -2 के बीच में रखता हूं तो कितना आएगा? -2 आएगा। अगर मैं -2 से -3 के बीच में रखता हूं तो हमारा कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक है। ऐसे ये ग्राफ बनता चला जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 फार्मूला उसे बता देता हूँ, ठीक है। क्या है वो फार्मूला देख लीजिए। जो हमने वैल्यू निकाला था जैसे अभी अभी, वही हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, गलत नहीं करना है उसे। देखते हैं, अगर लिखा है x + n तो ये हो जाता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n, ठीक है। जहाँ पे n हमारा क्या है? n हमारा है कोई भी इंटीजर वैल्यू। चलिए रख कर देखते हैं। ऐसे देखिए, लिखा है 2.3 + 4, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे 2.3 धन 4। 2.3 का जो मान है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, हो जाएगा 6। चलिए इसे भी करके देखते हैं। 4 2 6 हो जाएगा, 6.3 आ जाएगा कितना? 6। इसका मतलब ये भी 6 आ रहा है, वो भी 6 आ रहा है, मतलब ये क्या है? सही, ठीक है। तो पहला फार्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमारा क्या है कि अगर इसमें ऋणात्मक संख्या है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह बाहर हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, तब जब हमारा x इंटीजर क्या हो? x इंटीजर हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया -2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 और आ जाएगा हमारा -2। समझ में? इंटीजर पे इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इंटीजर वही आता जो रहता है ना। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यही चीज जब इंटीजर ना हो तब वो आएगा -x - 1। कब? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर ना हो। जैसे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया -2.3, ठीक है, -2.3, कुछ भी रख सकते हो आप। तो -2.3 जहाँ तक हम जानते हैं आता है -3। कैसे आया ये देखते हैं। यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पे धन किया ऐसे, धन 2.3 और यहाँ पे -1। धन 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 होगा, यहाँ पे -1 होगा, आ गया हमारा कितना? -3। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर x इंटीजर है तो हमारा वैल्यू इतना आएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो हमारा वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम अगला फार्मूला अपना। अगला है, अगर मैंने लिखा है कहीं ऐसे, कुछ भी हो सकता है वो, x + y कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है ऊपर, तो ये किसके इक्वल होगा? x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y + x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे देखो x मैंने ले लिया 1.4 और y मैंने ले लिया 3.1। y मैंने ले लिया 3.1, हमें इसका निकालना है। इसमें पुट कर दो जल्दी से, 1.4 धन 3.1, क्या आ गया? 4 1 5 3 1 4 आ गया 4.5, तो आ जाएगा हमारा कितना? 4। चलो इधर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1.4 प्लस यहाँ पे 3.1 है, 1.4 है, माइनस 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसे करोगे 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 4.5 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1। अब क्या करोगे? 1 + 3.5 आ गया, 1 + 3 आ गया हमारा कितना? 4। ये भी 4 है और ये भी 4 है। फार्मूला याद रखना, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ये यूज होता है एडवांस के क्वेश्चंस में, है ना।
और ये फार्मूले जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, आप कितना भी ढूंढ डालो, बहुत ही बेहतरीन किताबों में मिलता है, ठीक। एनसीईआरटी में तो एकदम नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम अपना अगला फार्मूला क्या है। फार्मूला देखने से पहले मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि इसमें इसका जो प्रांत और रेंज है वो क्या है, डोमेन होता है महत्तम पूर्णांक फलन का आर, मतलब आप पुट कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो हमें मिलेगा हमेशा वो क्या मिलेगा, इंटीजर। हमेशा हमें क्या मिलता है, इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। इंटीजर के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला हम फार्मूला देखते हैं अपना क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n प्लस डॉट 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 एक्स प्लस n माइनस 1/n इक्वल होता है बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n इंटू एक्स, जहाँ पे n हमारा क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। इस फार्मूले को याद रखना है, और यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमारा क्या था, लास्ट फार्मूला था, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आज अपना आखिरी फलन देखते हैं क्या होगा। आज का हमारा फलन जो होगा वो होगा आखिरी वाला, ग्रेटेस्ट हो गया। अब ये लीस्ट वाला बात करते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका एक नाम और क्या है, स्मॉलेस्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्मॉलेस्ट फंक्शन। और इसका एक नाम क्या है, सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन, वहां पे फ्लोर फंक्शन था, यहाँ पे सीलिंग फंक्शन है। हिंदी में लिखोगे तो न्यूनतम पूर्णांक फलन, न्यूनतम पूर्णांक फलन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ऐसा है। अब इसका कहानी क्या है, इसका कहानी एकदम उल्टा है। सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट से, ऐसे ओपन इंटरवल लगा देंगे दोनों तरफ और बीच में x रहेगा, ठीक है। जहां पे x की जो वैल्यू है, जहां पे इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल x है। जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर में बताया था वो लेस देन आर इक्वल x बताया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन आर इक्वल x, मतलब x से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। -1.2 अगर मैंने लिख दिया तो वहां पे हम -2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे -1 लिखेंगे। इससे ठीक बड़ा लिखना है हमें, अभी छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे 2.3 है तो हम 3 लिखेंगे, 4.1 है तो 5 लिखेंगे, समझ रहे हो। 4.9 है तो भी 5 लिखेंगे। -0.3 है तो इससे ठीक बड़ा कौन होगा हमारा, 0 होगा। -1.7 है तो इससे ठीक बड़ा हमारा कौन होगा, -1 होगा। ये है इसका मतलब, ठीक है, न्यूनतम पूर्णांक फलन का जो मतलब। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक। 0 से 1 की अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, 1 आएगा। क्या आएगा, 0 से 1 तक का अगर हम बात करेंगे हमारा तो हमें मिलेगा क्या, 1। देखिए 0 से 1 तक का बात करेंगे, 1 से 2 तक का अगर हम बात करेंगे, 1 से 2 तक का अगर हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा 2। 1 से 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको अगर आप लिखोगे तो हमारा 2 मिलेगा, बड़ा वाला, ठीक। 2 से 3 के बीच में अगर हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3, ठीक। ऐसे ही 0 से -1 के बीच में अगर हम लिखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 से -1 के बीच में अगर हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक। और अगर हम -1 से -2 के बीच में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1। अगर हमें -2 से -3 के बीच में लिखना है तो हमें -2 मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा ग्राफ हो जाएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का, स्मॉलेस्ट फंक्शन का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका भी जो डोमेन है वो क्या है हमारा, डोमेन है हमारा R, और जो रेंज है इसका भी इंटीजर ही हमें मिलेगा हमेशा दोनों केस में, है ना। जो उसके लिए सत्य है प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज इसके लिए भी ठीक ठाक है, बस थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल होगा लेकिन ज्यादातर वही है ना। तो इसका प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करना है। ये फलन बहुत कम किताबों में दिया है, बहुत ज्यादा कम किताबों में, है ना, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए बताना जरूरी था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो आप जान ही रहे हैं आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके।
और आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट में पूछे ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का अंत करते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।